चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यवहारवादी अधिगम। ठीक है, इससे पहले हमने अधिगम के स्थानांतरण को पढ़ लिया था। उसमें विभिन्न वैज्ञानिकों के नाम भी देखे हैं सिद्धांत में, है ना। अब उन्हीं सिद्धांतों को क्या करेंगे, क्रम से हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जिसमें से पहला है हमारा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक के बारे में, जो कि एक क्या है, व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी अधिगम। सबसे पहले व्यवहारवादी अधिगम क्या है। व्यवहारवादी मानते हैं कि अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के बंधन से होता है। यानी कि जो अधिगम है, हमारा जो सीखना है, वो किसके अनुसार होता है, बोल रहा है उद्दीपक, जिसे हम स्टिमुलस बोलते हैं, और अनुक्रिया जिसे रिस्पांस। यानी कि किसी लक्ष्य के प्रति हम जो भी अनुक्रिया या रिस्पांस कर रहे हैं, तो उन दोनों के जो बंधन से हमें सीखने को मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यवहारवादी अधिगम कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। चलिए हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक इसका क्या है, पूरा नाम है। एडवर्ड थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया है भूखी बिल्ली पर, यानी कि बिल्ली पर इन्होंने, थॉर्नडाइक ने क्या किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। और पूछ देगा बिल्ली के प्रकार क्या है, तो भूखी बिल्ली पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि थॉर्नडाइक से संबंधित है, जो पूछे भी जाते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, पशु चिकित्सक या पशु मनोवैज्ञानिक थे। चलिए, जो हमारा सिद्धांत है, देखिए इस सिद्धांत का नाम क्या क्या है, तो सबसे पहला है इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सबसे पहला नाम क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है एसआर थ्योरी किसने दिया है, तो एसआर थ्योरी किसने दिया हुआ है, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसी को और क्या कहा जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ठीक है, सहसंबंधवाद का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत। चलिए, और इसे क्या कहा जाता है, चयन का सिद्धांत, और परमाणु बालू की टीला का सिद्धांत। देखिए इस परमाणु बालू की जो टीला का सिद्धांत है, इसे बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत में भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, एक बार। चलिए अब हम देखेंगे जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने कुछ बुक लिखे हुए हैं 6 प्रकार के। ठीक है, तो 6 बुक क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार पूछा गया था दूसरे नंबर वाले को कि एजुकेशन साइकोलॉजी बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में लिखा गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक के पहली बुक का नाम क्या है, तो एनिमल इंटेलिजेंस है। ठीक है, देखिए हिंदी में मैं इसको लिख सकता था बुक को, लेकिन हमेशा ही इंग्लिश में ही ये आता है, हिंदी में बहुत कम आता है, इंग्लिश में ही सीधा नाम दे दिया रहता है, तो इंग्लिश से ही याद रखेंगे। चलिए, तो पहला बुक क्या है, इन्होंने लिखा है पहला बुक को 1898 में। ठीक है, जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरा बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में। ठीक है, ये दोनों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा बुक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में लिखा गया है। ठीक है, यह प्रकाशित किया गया है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग लिखा गया है 1933 में। और एक लास्ट बुक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ठीक है,
देखिए ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1940 में। तो हमें क्या क्या बुक याद करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहला बुक जो है एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में, सबसे अंतिम बुक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1940 में, ठीक है। और एक और है महत्वपूर्ण, एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में, ठीक है। ये तीन बुक हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सी टेट, सी जी टेट, एच टेट, है ना, रीट, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं इनके प्रयोग के बारे में। देखिए इन्होंने क्या किया था, बिल्ली, भूखी बिल्ली पर क्या किया है, इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तो सबसे पहले जो थॉर्नडाइक थे, इनका कहना है, यानी कि इनके जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है कि इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया। पजल बॉक्स यानी कि समस्या वाला बॉक्स रहता है, ठीक है, जिसमें कुछ समस्याएं रहती है और उसको सुलझाने के कोई एक तरीके भी रहते हैं उस अंदर में, बॉक्स के अंदर में। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक समस्या बॉक्स लिया और उसमें एक बिल्ली को रख दिया। कैसी बिल्ली को, भूखी बिल्ली को, ठीक है, जो कि दिख रहा है चित्र में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, चित्र में दिख रहा है बिल्ली, भूखी बिल्ली को पिंजड़े में यानी कि उस समस्या बॉक्स, पजल बॉक्स में रख दिया। और बिल्ली जो है वह भूख से, है ना, अब भूख तो लग रहा है बिल्ली को, तड़प रही है। तब उन्होंने क्या किया, उनके सामने एक मृत मछली को लाकर रख दिया, यानी कि कच्चे मांस को लाकर रख दिया। अब बिल्ली, देखिए जो समस्या बॉक्स पूरी तरह से क्या रिंग से भरा हुआ है ना। अब वो उनके सामने में क्या लाया, मृत मछली को लाकर रखा। तो बिल्ली ने देखकर क्या किया, छड़बड़ाना शुरू कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से क्या कर दिया, उसमें अंदर में ही हड़बड़ा रहा है, पूरा इधर उधर कर रहा है, ठीक है। तो इधर उधर करने पर उन्होंने क्या, बिल्ली ने एक बार क्या किया, एक जो चटकनी है, चटकनी कहने का मतलब है एक बटन से ले सकते हैं, जिससे क्या होता है, दरवाज़ा खुलता था, ठीक है। अब बिल्ली ने बहुत प्रयास किया कि मेरे किसी भी तरीके से मैं उस मछली तक पहुंच सकूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हर तरफ को नोच डाला। फिर अचानक से क्या हुआ, अकस्मात, है ना, उसका एक पैर जो है वह उस चटकनी पर क्या हुआ, पड़ गया। चटकनी पर पड़ते ही क्या हुआ, दरवाज़ा खुला, ठीक है। और दरवाज़ा खुलने पर क्या किया, मछली को बिल्ली ने खा लिया और अपनी भूख को क्या किया, शांत किया, ठीक है। तो ये एक प्रयोग ये हुआ, है ना। अब इसी प्रयोग को उन्होंने क्या किया, बार बार दोहराया, ठीक है। बार बार दोहराने से क्या हुआ कि एक बार तो, एक दिन जब उसने किया होगा, एक बार भूखा था, बिल्ली भूखी थी तो किया होगा, है ना। तो अचानक से पैर पड़ा तो दरवाज़ा खुला। फिर एक बार और वैसे किया, फिर अचानक से पड़ा, फिर ऐसे ही अचानक अचानक में बुद्धि, बिल्ली की जो बुद्धि है उसने, मतलब उसमें तर्क आ गया कि इस पजल बॉक्स जो चटकनी है, इस पर पैर पड़ते ही क्या हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। फिर क्या पाया थॉर्नडाइक ने कि अब उसके सामने मृत मछली रखा गया, तो बिल्ली ने क्या किया, तुरंत ही, है ना, बार बार उसके प्रयास से क्या हो गया था, उसने सीख लिया था कि इसी को दबाने से क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है। तो बिल्ली ने क्या किया, उस आखिरी बार में उस चटकनी को दबाया और दरवाज़ा खुला, बाहर निकली और मछली को खा गया, है ना। इस प्रकार से क्या किया, बिल्ली ने बार बार अभ्यास से, है ना, उस समस्या को सीख लिया, ठीक है। और यही क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयोग और सिद्धांत है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी में देखिए, अब इसके जो उद्दीपक हैं, उद्दीपक यानी कि क्या होता है, वह वस्तु, है ना, जिसको देखकर हम उसके प्रति क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि ऊर्जावान वस्तु, लक्ष्य, उद्देश्य, है ना। जैसे हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा टीचर बनने का लक्ष्य है ना। तो टीचर बनने का लक्ष्य है, तो टीचर बनना हमारा लक्ष्य हो गया, और उस लक्ष्य के प्रति हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो क्या हो गया, हमारी अनुक्रियाएं हो गई, ठीक है। तो चलिए, जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या क्या किया देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है भूख, यानी कि एक चालक का ज़रूरत है। चालक कैसा, यानी कि बिल्ली को रखा, तो बिल्ली को क्या चाहिए, सबसे पहले भूख। तो अभिप्रेरक का काम कौन किया, उस भूख ने, है ना।
भूख ने ही उसे क्या किया, उत्तेजित किया कि वो क्रिया करे। ठीक है, फिर उसके सामने में क्या ला दिया, एक लक्ष्य ला दिया, मृत मछली रख दिया। फिर क्या किया, लक्ष्य के प्रति बाधाएं थी। क्या क्या बाधाएं थी, तो लोहे की सलाखें। लोहे की सलाखें क्या थी, बिल्ली के लिए बाधा बन गई है ना, उससे वो पार नहीं कर सकता था। फिर बिल्ली ने क्या किया, उस मृत मछली को पाने के लिए उछले, ठीक है, सीधे प्रयत्न किए, यानी कि उल्टे सीधे प्रयत्न किए। ये सॉरी उल्टे लिखा है, ये क्या है, उल्टे सीधे प्रयत्न किया। उल्टे सीधे प्रयत्न करने के बाद में क्या हुआ, बिल्ली ने संयोगवश एक बार सफलता प्राप्त कर लिया, यानी कि उस चटकनी पर उसके पैर पड़े और उन्होंने उससे क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और बिल्ली ने मछली को खा लिया, है ना। यानी कि सही प्रयत्न का फिर क्या किया उन्होंने, बार बार प्रयोग के बाद में सही प्रयत्न का बिल्ली ने चुनाव कर लिया। ठीक है, चुनाव करने के बाद में क्या आ गई, बिल्ली में स्थिरता आ गई और वह सीख गई। फिर थॉर्नडाइक ने और बार बार उस पर प्रयोग किया तो बिल्ली तो सीख चुकी थी, किसी को दबाने पर मुझे खाना मिलेगा। तो फिर बिल्ली जो है वह क्या करती थी, चटकनी दबाती थी, खाना खाती थी, फिर पिंजड़े में चली जाती थी, फिर चटकनी दबाई, फिर खाना खाई, फिर चली जाती थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने सिद्ध किया कि बार बार प्रयास से हम क्या करते हैं, उद्दीपक के प्रति, है ना, क्रियाओं को सीख जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्ली के समान बालक भी, यानी कि जो बालक है वो जूते के लैस, टाई बांधना और तैरना, चम्मच से खाना खाना सीखता है। चम्मच से खाना खाना यानी कि देखिए पहली बार में तो नहीं सीखता है ना, कभी गिराता है, कभी मुंह पे जाता है, कहीं शर्ट पे गिरा लेता है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, बार बार अभ्यास से खाना खाना एक बालक जो है वह सीखता है। बार बार प्रयास से लैस बांधना सीख जाता है ना, टाई बांधना सीख जाता है, बार बार प्रयास से तैरना सीख जाता है। तो ये इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब सिद्धांत की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है उसको देखते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले सिद्धांत की उपयोगिता है, मंद बुद्धि बालकों के लिए यह एक उपयोगी सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा क्या है, छोटी कक्षा एवं छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, यानी कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए जो बार बार अभ्यास विधि है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तीसरा, इस सिद्धांत से बालकों में परिश्रम एवं धैर्य के गुणों का विकास होता है। जो सिद्धांत है इससे क्या होता है, बालकों में परिश्रम, बार बार कर रहा है यानी कि परिश्रम कर रहा है, धैर्य रखेगा तभी बार बार कर सकता है ना। तो परिश्रम और धैर्य के गुणों का क्या होता है, विकास होता है। चौथा पॉइंट है, बालक आशावादी और आत्मनिर्भर बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सिद्धांत के दोष। ठीक है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, सिद्धांत के दोष। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में चिंतन का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, है ना, चिंतन का स्थान नहीं है। बिल्ली ने क्या किया, प्रयास किया, केवल रटने पर, मतलब कि यांत्रिक गतिविधि पर ही ध्यान दिया है। ठीक है, दूसरा, यह सिद्धांत यांत्रिक यानी कि रटने पर जोर देती है। ठीक है, बार बार करना यानी कि क्या है, रटना है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी है, यानी कि उपयुक्त नहीं है, व्यर्थ के प्रयत्न करवाती है। ठीक है, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ का अभाव होता है, वही सोच का अभाव रहता है। छठवां पॉइंट है, सीखने की गति जो है वह अनियमित होती है। ठीक है, चलिए तो ये थे उसके दोष। अब थॉर्नडाइक के कुछ नियम हैं। ठीक है, सीखने के नियम भी दिए हुए हैं थॉर्नडाइक ने। तो चलिए देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। देखिए सीखने के क्या क्या नियम हैं, तो सीखने के मुख्य रूप से दो नियम हैं। एक तो मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम, यानी कि प्राथमिक, और इसको हम द्वितीयक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं और गौड़ नियम जो है वह कितने प्रकार से दिए गए हैं, तो 5 प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, यानी कि थॉर्नडाइक से 1 या 2 प्रश्न आना निश्चित है। चलिए मुख्य नियम को देखते हैं। मुख्य नियम क्या है, अभ्यास का नियम। ठीक है, फिर तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है,
और गौड़ नियम में क्या क्या शामिल है, तो बहु प्रतिक्रिया का नियम जिसे हम लॉ और मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति नहीं है, है ना, अभिवृत्ति को काट देना, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। चलिए अगला है सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। और पांचवा है साहचर्य का नियम जिसे हम लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। चलिए देखते हैं एक एक नियम को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य नियम के बारे में। चलिए मुख्य नियम होता क्या है, सबसे पहले अभ्यास का नियम। देखिए अभ्यास का नियम क्या कह रहा है, इसे उपयोग और अनुपयोग यानी कि दो उपयोग भी और अनुपयोग भी दोनों नियम हम कहते हैं, ठीक है। देखिए इस नियम के अनुसार बार बार अभ्यास करने से सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, मजबूत होती है। जो चीज़ें सीखी जाती है उनका बार बार उपयोग करने से वह याद रहती है, और जो चीज़ें उपयोग में नहीं लाई जाती वह धीरे धीरे भूला जाता है। यानी कि क्या कह रहा है अभ्यास का नियम, यानी कि किसी समस्या के प्रति यदि हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो उस समस्या को हम सीख जाएंगे, ठीक है। और उस समस्या को जैसे हमने सीख लिया, अगर हम उसका उचित समय में उपयोग कर रहे हैं तभी तो वो समस्या हमें याद है ना, उस समस्या का समाधान याद रहेगा। अगर उस समस्या का समाधान हम कई वर्षों बाद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, समस्या को हम जो भी हमने सीखा है उसका उपयोग हम भूल जाएंगे, है ना। यही कह रहा है यह सिद्धांत। यानी कि जैसे कि हम पहाड़ा को याद करते हैं, ठीक है, पहाड़ा क्या है, बार बार रटना ही है ना, ठीक है। तो पहाड़ा को बच्चा जो है वह रटते रहता है, अगर उचित समय में उसका पुनः अभ्यास नहीं करेगा तो क्या करेगा, भूल जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसके उदाहरण क्या है, गाना सीखना, कविता याद करना, ठीक है, ये सभी क्या है उसके उदाहरण है, मोटर कार चलाना। चलिए दूसरा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। देखिए इस सिद्धांत का कहने का अर्थ है जैसे कि हम किसी समस्या को देख रहे हैं, अगर हम उसके प्रति अपने आप को तैयार नहीं करेंगे मानसिक रूप से कि हम उस समस्या को कर सकते हैं, अगर हमारे मन में है तभी तो हम उस समस्या को कर पाएंगे। अगर हम यह सोचेंगे कि समस्या को नहीं कर पाएंगे तो हम समस्या को नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें क्या होना चाहिए, उस समस्या के प्रति तैयार होना चाहिए। किस रूप में, मानसिक रूप में, ठीक है। तत्परता व्यक्ति में क्या करती है, रुचि उत्पन्न करती है। चलिए उदाहरण क्या है, जैसे कि मजदूर है, मजदूर को खेत में भेजा जा सकता है परंतु उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई मजदूर है उसको हम खेत में भेज सकते हैं लेकिन उसको काम करने के लिए क्या नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, है ना। यानी कि उसके खुद की मानसिक योग क्षमताएं होनी चाहिए, मानसिक रूप से वो मजदूर जो है वह तैयार होना चाहिए, है ना, तभी तो वह क्या करेगा, खेत में काम करेगा। अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो क्या करेगा, वह खेत में काम नहीं करेगा, है ना। तो यही क्या है, तत्परता का नियम है। चलिए अगला देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम बताता है कि व्यक्ति के सीखने पर कार्य के दो तरह के प्रभाव होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो है वह किसी चीज़ को सीख रहा है तो किसी चीज़ को सीखने के दो पक्ष हो सकते हैं, है ना। या तो सकारात्मक दृष्टि से सीख सकता है या फिर नकारात्मक दृष्टि से उसको देख सकता है। यानी कि किसी कार्य को व्यक्ति को दिया गया, यानी कि बालक को मैंने एक समस्या दे दी, ठीक है, बालक ने उस समस्या का हल सफलतापूर्वक प्राप्त किया, यानी कि सफलतापूर्वक प्राप्त किया तो उसमें क्या हो गया, संतोष आ गया, है ना, कि मैंने इस कार्य को कर लिया। अगर उस संतोष आया तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो और कार्य मांगेगा, है ना, उसको मैं और कार्य दूंगा और वो और कार्य कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे कार्य दे दूँ बालक को जो कि उसको कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा, ठीक है, कार्य संपन्न ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बालक जो है वह असंतोष हो जाएगा, असंतोष भाव जो है वह
उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इस नियम को प्रसन्नता एवं दुख का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम, और इस नियम को क्या कहते हैं? परिणाम का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक क्या करता है? परिणाम चाहता है। कैसा परिणाम? सकारात्मक परिणाम, है ना। चलिए चलिए, मुख्य नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही सरल है। ठीक है, अब हम देखते हैं गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम क्या है? बहु अनुक्रिया नियम सबसे पहला। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, देखिए, मल्टीपल रिस्पॉन्स कहने का मतलब है जब व्यक्ति किसी देखिए यहाँ पर लिखा है, जब व्यक्ति किसी समस्या का सामना करता है तो वह बहुत सी प्रतिक्रिया यानी कि प्रयास करता है। यानी कि हम एक बालक के सामने कोई एक ऐसे सवाल को रख देते हैं। ठीक है, अब उस सवाल को हल करने के लिए बालक को बोल दिया जाए, तो बालक क्या करेगा? उस समस्या के अनेक पहलू को देखेगा, है ना। अनेक पहलुओं को क्या करेगा? देखेगा, मतलब कि उस समस्या को अनेक प्रकार से क्या करेगा? वह हल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका क्या? बहु अनुक्रिया, यानी कि एक समस्या के प्रति बहुत से प्रयास करना क्या कहलाता है? बहु अनुक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। देखिए, आंशिक क्रिया या फिर इसी को हम तत्व प्रबलता कहते हैं। देखिए, इसमें भी क्या होता है? किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आंशिक, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि कोई समस्या दे दिया गया है, अब उस समस्या को बालक जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। पहले टुकड़े को पहले हल किया, फिर दूसरे टुकड़े को, फिर तीसरे टुकड़े को, फिर चौथे टुकड़े को। इस प्रकार से क्या किया उसने? सबको बांट कर हल किया, तो ये क्या हो गया? उसके आंशिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, यानी कि जैसे कि उदाहरण में ले सकते हैं कि शिक्षक जो है वह पाठ्यक्रम को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाता है। यानी कि पहले सप्ताह के कालखंड बना लेता है, सप्ताह के अंदर में भी क्या करता है? दैनिक यानी कि रोज के कार्य को भी बनाता है ना। तो इस प्रकार से शिक्षक के कार्य क्या हो गए? एक आंशिक क्रिया के उदाहरण हो गए। चलिए, तीसरा पॉइंट है हमारा मनोवृत्ति का नियम। देखिए, लॉ ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि हमारे शरीर, हमारे एटीट्यूड, मनोवृत्ति क्या है? एक नज़रिया है ना। मनोवृत्ति का अर्थ क्या है? नज़रिया होता है ना। तो सीखने में व्यक्ति मानसिक स्थिति, उसकी प्रेरणा और पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसमें क्या करता है? इसे मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह किसी समस्या के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक, है ना, दोनों परिणामों को देखकर अपने आप को क्या करता है? उसके प्रति ढालता है। ठीक है, जैसे कि मनोवृत्ति में क्या होता है? सकारात्मक होने पर यदि व्यक्ति जो है वह सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रश्न को देख रहा है तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा उसको। अगर उस प्रश्न के नकारात्मक प्रभावों को ही देख रहा है तो क्या हो जाएगा? उसमें केवल नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होगा उसको। ठीक है, चलिए, चौथा है हमारा सादृश्यता, जिसे हम आत्मीकरण भी कहते हैं। ठीक है, सादृश्यता तो कम पूछा गया है, आत्मीकरण ही पूछा जाता है। ठीक है, आत्मीकरण, सादृश्यता। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद रखेंगे, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है? मतलब कि जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा है उसी के अनुरूप यदि मैंने दूसरे चीज़ को देखा है, ठीक है, और उसी से मैं क्या कर रहा हूँ? उसी की तुलना कर रहा हूँ। जैसे कि पहले से सीखे गए ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को सीखना। यानी कि उदाहरण के रूप में यदि मैंने एक कुत्ते को देखा, ठीक है, फिर मैंने दूसरे कुत्ते को भी देखा, काले वाले कुत्ते को देखकर मैंने भूरे वाले कुत्ते को कुत्ता कह दिया, तो ये क्या हो गया? मेरा आत्मीकरण हो गया उस समस्या के प्रति। यानी कि नई भाषा को सीखने, जैसे कि बच्चा जो है वह हिंदी भाषा को सीख रहा है, तो पहले से घर में क्या क्या मातृभाषा में उसने शब्द को, वर्ण को, आ ई, है ना, वर्णमाला के जो भी बेसिक पॉइंट है उसको जानता रहता है, तो उसका क्या करता है? वो भाषा सीखने में उपयोग करता है। और यही क्या है? उसका
सादृश्यता है, आत्मीकरण है। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारा पांचवा। चलिए पांचवा क्या है, साहचर्य का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एसोसिएटिव कहते हैं। देखिए लॉ ऑफ एसोसिएटिव क्या होता है, किसी एक परिस्थिति में किए जाने व्यवहार का व्यक्ति लगभग उसी समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है वह पहले से जो कुछ सीखा हुआ है ना, उसका क्या कर रहा है दूसरी परिस्थिति के जो समस्याएं हैं उसमें क्या कर रहा है, तालमेल बैठा रहा है, यानी कि उस समस्या के हिसाब से उसमें तालमेल बैठा रहा है, यानी कि परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, परिवर्तन ही कह सकते हैं इसको भी। इसे अनुकूलन अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक मान लेते हैं कि माँ बेटे जो है वह, मम्मी जो है वह अपने बच्चे को क्या कर रही है, स्कूल छोड़ने जा रही है। ठीक है, अब बच्चा जो है वह मम्मी के साथ जा रहा है और देख रहा है अपने आसपास के वातावरण को। ठीक है, अब आसपास के वातावरण को देख देख रहा है, फिर दूसरे दिन मम्मी जो है वह स्कूल छोड़ने के लिए बात करती है बच्चे से। तो कहता है बच्चा कि नहीं, मैं कल का देख लिया हूँ, मैं उसके हिसाब से चल दूंगा। अब बच्चे ने क्या किया, रास्ता को कल मतलब कि पिछले समय या पहले देख चुका है और उसी के अनुरूप क्या करता है, उस रास्ते का अनुसरण करता है, यानी कि नए ज्ञान की खोज करता है। तो ये क्या हो गया, उसके साथ साहचर्य का नियम हो गया। ठीक है, अपने मस्तिष्क में उसने बदलाव कर रहा है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, उसका साहचर्य का नियम हो गया, लॉ ऑफ एसोसिएटिव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा थॉर्नडाइक का नियम। ठीक है, चलिए हमने देख लिया थॉर्नडाइक के बारे में। अब हम कल देखने वाले हैं पावलोव के बारे में। देखिए थॉर्नडाइक में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है ना, वो है थॉर्नडाइक के नियम, यानी कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो 10 सिद्धांत के नाम हैं उसको आप किसी भी हिसाब से याद कर लेंगे, है ना। उसी से पूछा जाता है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से पूछ देता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ना, एसआर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया। यही प्रश्न जो है वह सी टेट सी जी टेट और अन्य एग्ज़ाम में, है ना, अन्य स्टेट के एग्ज़ाम में भरे पड़े हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न जो है वह उसके नियम से हैं, जैसे कि 4 नियम दे दिया गया है, निम्नलिखित में से मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम तीनों को दे दिया और एक गौड़ नियम को डाल देता है, या फिर 3 गौड़ नियम को डाल देगा, एक मुख्य नियम को डाल देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मुख्य नियम कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।